everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma first year student. Subject is a pharmaceutics. जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को. और फ्रेंड्स, आपके लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच. मैं बहुत ही हैप्पी होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के. चलिए स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को. और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ये बुक कहाँ से मिली, और जैसा कि आपको देखते हैं फर्स्ट नज़र में आप इस बुक को तो खुशी होती, वैसे ही मुझे भी इस बुक को देख के बहुत ही खुशी हुई थी कि इसको हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है. तो पहले तो मुझे पता नहीं था. मैंने जो 90 रुपीज़ की छोटी वाली बुक्स आती हैं इंग्लिश की, उनको ख़रीद लिया था. और फिर बाद में भैया एक रहते हैं हमारे घर के सामने, उनसे मैंने पता किया, उनसे मैंने कहा पढ़ा दीजिए मुझे. तो फिर उन्होंने ये बुक्स मुझे दी और कुछ दिन पढ़ाया भैया ने. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बुक को पाकर, और मैंने अपना कंप्लीट किया डी फार्मा अच्छी तरीके से. तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन आप लोग कहाँ देखते ही नहीं हैं आप लोग. चलिए, बातें बहुत हो गई आज इस वीडियो में, और टॉपिक देखते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से समझना है. डी फार्मा आप लोग कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, या डी फार्मा किस पर्पस से कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे. ओके, निष्कर्षण के प्रभाव को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए. तो ऐसा आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल सकता है लिखा हुआ, लेकिन आपको इंग्लिश में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो हेडिंग्स वगैरह इंग्लिश में ही डालनी रहती है ना. जानते हैं कि नहीं, मैंने कई वीडियो में बताया है. अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, ठीक है. आपको हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन आपको हेडिंग इंग्लिश में ही डालनी है, ठीक. चलिए, इसके बा और सा नंबर दिए गए हैं. ये सॉक्सेट एक्सट्रैक्शन एंड रिजल्ट परकोलेशन, इन दोनों को भी जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में. ओके, तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है. अगर आपके पेपर में इस तरह आपको आता है लिखने को, तो आपको या तो ये वाला करना होगा या तो नीचे वाला करना होगा, ठीक है. तो मैं दोनों को कंप्लीट कराऊंगी. इस वीडियो में सिर्फ इसको कंप्लीट कराऊंगी, और अगले वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है. तो अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना कि हाँ दीदी मेरे को चाहिए, ठीक. चलिए अब देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, और इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी. और जो वर्ड्स हिंदी में लिखे हुए हैं और वो वर्ड्स आपको इंग्लिश में आ रहे हैं, तो उसको आपको ज़रूर इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है. इंग्लिश में ही लिखना है. और ज़्यादातर तो मैं बताऊँगी ही आपको. फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जो निष्कर्षण के प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस. ओके, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से. ये निष्कर्षण को एक्सट्रैक्शन ही कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स को ही कवर करेंगे, और जो वर्ड्स आपको इंग्लिश में समझ में आ रहे हैं उसको लिखते जाइएगा अपनी तरफ से, ठीक है. एक्सट्रैक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्रूड ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को उचित सॉल्वेंट में सॉल्युबल कर बाहर निकाला जाता है. एक्सट्रैक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्रूड ड्रग को एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के सॉल्वेंट में सॉल्युबल करके बाहर निकाला जाता है. तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ के समझ सकते हैं, और मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूँगी आपको कि अच्छे से समझ में आ जाए. क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन हिंदी में आपको कोई भी ऐसे नोट्स नहीं प्रोवाइड करा रहा है. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूं, और जो मैंने अच्छे से पढ़ा लिखा है उनको मैंने अपने रजिस्टर पे उसको मैंने अच्छे से आपके साथ शेयर किया. और जिनका मैंने उतना टाइम नहीं मिला मेरे को नोट्स बनाने का, उसको मैंने बुक से पढ़ा है, तो उसको भी इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, तो मैं शेयर कर रही हूँ. और आपको ये याद रखना है, किसी एक चैनल पे नहीं डिपेंड रहना, आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि बैक नहीं लेनी है, किसी भी हालत में बैक नहीं लेनी है, ठीक है. चलिए देखते हैं आगे. इस विधि द्वारा प्राप्त शुद्धता को इम्प्योरिटी कहते हैं ना, इम्प्योरिटी होती हैं, तथा इसका सेवन हर एक्सटर्नल या इंटरनल द्वारा किया जाता है. एक्सटर्नल मतलब बाहर, और इंटरनल मतलब मुंह में, ठीक, किया जाता है. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. एक्सट्रैक्शन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ निम्न कारक हैं, ठीक. तो फिर आपको सबसे पहले क्या अपनी एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है,
तो ये मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को कि आपको एग्ज़ाम कॉपी जो आएंगी वो बिना लाइन वाली आएंगी लिखने को। आपको पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, इस बार मैं लास्ट बार बता रही हूँ, आगे से मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बता बता के थक चुकी हूँ। और जो बच्चे सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे कि बार बार दीदी यही तो बताया करती हूँ, इसलिए सॉरी, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ उन नए स्टूडेंट्स के लिए कि आपको बिना लाइन वाली कॉपियाँ मिलेंगी लिखने को, और आपको रजिस्टर अपना ऐसा बनाना है कि आप सीधी लाइन में लिख सकें बिना लाइन का सहारा लेते हुए। ठीक है, तो फिर चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग्स डाल देनी है। ठीक है, तो मैं हेडिंग्स आपको दिखा देती हूँ। 6 हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। फर्स्ट नंबर है नेचर ऑफ ड्रग, जो प्रकृति से मिलती है उसे नेचर ऑफ ड्रग कहते हैं। औषधि का मूल्य मतलब कॉस्ट ऑफ द ड्रग। थर्ड हेडिंग डालनी है स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, औषधि का नौदानिक महत्व मतलब थेरापेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग, ये डालना है। और आपको ये हिंदी वाला नहीं लिखना है, मैं तो समझा रही हूँ, बस आपको हिंदी वाला बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इंग्लिश वाला ही लिखना है। ठीक है, और देखिए 5th नंबर में क्या लिखा है, विलायक की प्रक्रिया मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसका सॉल्वेंट करने की प्रक्रिया क्या है, नेचर क्या है। और 6 नंबर में क्या लिखा है, वो उत्पाद की सांद्रता, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको ये हेडिंग डाल देनी है 1 2 करके, ऐसे पहले हेडिंग ये सब इंग्लिश में डाल देनी, क्योंकि आपकी कॉपी भी तो फिल होनी चाहिए ना। 36 पेज की कॉपी रहेगी ये बिना लाइन वाली आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसको पूरा फिल करके आना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, तब जाके अच्छे से पास हो पाओगे। ठीक, अब आपको लिख लिया पूरा नंबर डाल के। अब आपको फिर से फर्स्ट वाला हेडिंग डालनी है, इस तरह फर्स्ट वाली हेडिंग डालनी है और फिर लिखना है नेचर ऑफ द ड्रग। तो आपको हेडिंग कौन सी डालनी है, इंग्लिश वाली डालनी है ना, इंग्लिश वाली नेचर ऑफ ड्रग। और आपको लिखना है एक्सट्रैक्शन मेथड का सिलेक्शन ड्रग के फिजिकल नेचर पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है या निर्भर करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्ड या वुडली ड्रग परकोलेशन विधि द्वारा एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। हार्ड या वुडली मतलब वुड मतलब जो लकड़ी टाइप की दवाइयाँ होती हैं उनको परकोलेशन विधि द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, ये जो निष्कर्षण लिखा हुआ है ना, ये एक्सट्रैक्शन इसका मतलब। ठीक है, जबकि सॉफ्ट ड्रग के लिए मैक्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैक्रेशन की प्रक्रिया अनऑर्गेनिक ड्रग के लिए यूज़ की जाती है। मैक्रेशन का मेथड जो है वो अनऑर्गेनिक ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट आपको हेडिंग डालनी है, क्या, कॉस्ट ऑफ ड्रग। तो कॉस्ट ऑफ ड्रग में आपको क्या लिखना है, पहले तो मैं ऊपर खिसका लेती हूँ अपने इस पेज को। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा हुआ है इस पर, एक्सट्रैक्शन प्रक्रिया औषधि के ड्रग के मूल्य पर निर्भर करती है। जैसे महंगी ड्रग, कॉस्टली ड्रग, महंगी ड्रग को क्या कहते हैं, कॉस्टली ड्रग, एक्सट्रैक्शन के लिए परकोलेशन विधि का यूज़ किया जाता है। अब परकोलेशन क्या होता है भाई, परकोलेशन अभी मैं बताऊंगी, आपका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी उसका। ओके, परकोलेशन का यूज़ किया जाता है। और जबकि सस्ती मतलब चीपर ड्रग को, सस्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीपर ड्रग को मैक्रेशन विधि का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सस्ती ड्रग को मैक्रेशन और महंगी ड्रग को परकुलेशन विधि का यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से समझेंगे। कॉस्टली ऑफ ड्रग डालना है और आपको पॉइंट पॉइंट लिखना है, एग्जाम वाली कॉपी में कुछ बड़ा बड़ा के लिख देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपना नोट्स कैसे बनाना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख के लिखना है, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जल्दी जल्दी से सब रिवाइज कर डालें अपना। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या कहा गया, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो औषधि एबिन होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी उधर नहीं होती है थर्मोलेबिलिटी में, हॉट प्रोसेस में। ओके, तो आपको ये हेडिंग्स लिख लेनी है, ये इंपॉर्टेंस जो हैं, जो औषधि थर्मोलेबल होती हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, इतना लिखना है, और ये यहाँ से आपको नहीं लिखना है। ठीक, अब आइए 4th नंबर देखते हैं, थेरापेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग।
देखिए थेरापेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग में क्या कहा गया है, यदि किसी औषधि का नैदानिक महत्व अधिक ना होने तथा अधिक बीटर बीटर मतलब कड़वी या फ्लेवरिंग एजेंट युक्त हो या मैक्रेशन द्वारा एक्सट्रैक्शन की जानी चाहिए, और यदि औषधि का नैदानिक महत्व अधिक हो तो परकोलेशन विधि का यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे परकोलेशन एंड मैक्रेशन का यूज़ किया जा रहा है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से अच्छे से पढ़ लीजिए, ओके, समझ में आ जाएगा। पहले बताए मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए ये यूट्यूब चैनल खोलने वाली थी, ओनली गर्ल्स फॉर डी फार्मा, ओके, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो पता चले एक को गर्ल्स ही नहीं है, क्योंकि गर्ल्स की संख्या ज़्यादा नहीं होती है इस फील्ड में, ज़्यादातर बहुत ही कम है, उतनी नहीं है जितनी बॉयज़ की। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को गर्ल्स को सब्सक्राइब करवाइएगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आपको क्या लिखना है, यदि किसी ड्रग को सॉल्वेंट करने के लिए जल का यूज़ किया जाता है तो उस विधि के लिए किसका यूज़ करते हैं, मार्कोलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। यदि सॉल्वेंट वाष्पित मतलब वाष्प करने के लिए वोलेटाइल हो तो उसमें परकोलेशन विधि का यूज़ किया जाता है। आप किस पर्पस से डी फार्मा कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपको उसके लिए सजेशन दूंगी, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इसलिए ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तनु उत्पाद जैसे टिक्चर आदि बनाने के लिए मार्कोलेशन विधि का या परकोलेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। जो तनु टिक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए मार्कोलेशन या परकोलेशन विधि का यूज़ किया जाता है, जबकि सांद्र उत्पाद जैसे लिक्विड, अब नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन तथा ड्राई एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए परकोलेशन अथवा सुरक्षित परकोलेशन विधि मतलब रिजर्व परकोलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब आइए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर जैसे कि आपने देखा होगा सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं जिसमें इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। और इसका स्ट्रक्चर आप मत यहाँ से लीजिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट पे डिस्कस करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है आप सबके साथ, ओके। वैसे भी मैं फालतू का नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास भी भैया नेट बहुत कम रहता है। अब देखिए ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, परकोलेशन के बारे में, रिजर्व परकोलेशन किसे कहते हैं। अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है या मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में परकोलेशन की प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि औषधि में विद्यमान सक्रिय अवयवों मतलब एक्टिव कांस्टेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है। परकोलेशन की प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि औषधि में विद्यमान एक्टिव कांस्टेंट एक्सट्रैक्शन किया जाता है तथा इसका टिक्चर एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है तथा इसका यूज़ जो रिजर्व परकोलेशन है, इसका अभी आगे पढ़ा था ना, टिक्चर आया था, वर्ड आया याद, टिक्चर का तरल लिक्विड एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। परकोलेशन उपकरण का प्रयोग एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है। परकोलेशन की विधि 2 प्रकार से होती है, एक सिंपल परकोलेशन और सेकंड रिजर्व परकोलेशन, ठीक है। तो इसको सिंपल परकोलेशन, रिजर्व परकोलेशन आपको याद रखना है कि आपकी मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी तरीके से कि परकोलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको 2 टाइप्स लिखना है। अगर कुछ भी पूछा जा सकता है, हेडिंग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, मेथड कुछ भी, तो आपको सिंपल और रिजर्व परकोलेशन याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे
कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए रिजल्ट परकोलेशन एंड मॉडिफाइड परकोलेशन मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए रिजर्व परकोलेशन एंड मॉडिफाइड परकोलेशन मेथड का यूज किया जाता है। सुरक्षित परिश्रवण परकोलेट का थर्ड व फोर्थ पार्ट सुरक्षित रख लिया जाता है। एंड परिश्रवण मेथड तब तक की जाती है जब तक कि औषधि की सक्रिय अवयव मतलब औषधि की ड्रग की एक्टिव इंग्रेडिएंट खाली न हो जाए। परिश्रवण द्वारा प्राप्त द्रव को वाष्पित या डिस्टिलेट कर लिया जाता है। मिश्रण पुनः प्राप्त कर परकोलेट में मिला दिया जाता है तथा वैल्यू ऑब्जेक्टेड कर लिया जाता है तथा उसकी वैल्यू जो है ऑब्जेक्टेड कर ली जाती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है। क्या सर्वप्रथम प्राप्त परिश्रव को सुरक्षित रखते हैं तथा बाद में परिश्रवण को वेपोरेट मतलब वाष्पित कर लिया जाता है। इस प्रकार औषधि एक्टिव कांस्टेंट को विघटन होने से बचाया जा सकता है। Please do like, share and subscribe the channel. Thank you. Take care. I meet to next video.